प्री ओपन मार्केट दिखाती है। उसके बाद मार्केट की ओपनिंग थी 15,800 के अप्रॉक्स, जो कि जिसका रेट हमें यहाँ पे शो करेगा। हाई कितना लगा है 15,870 का, और आज का लो है 15,772 का। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद एक्सिस बैंक, अदानी, एशियन, तो कोई एक स्टॉक उठा लेते हैं। लेट अस अज्यूम एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का आज ओपनिंग प्राइस क्या था 737 रुपीज़ 55 पैसा। आज इसका हाई गया 765, लो था 737, यानी कि जो ओपन था वही लो था, उसके नीचे वो कभी गया ही नहीं पूरे दिन में। और प्रीवियस क्लोज था इसका 761 का, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 761। वॉल्यूम एक्सिस बैंक का आज का लैक्स में 52 वीक हाई 799 का इसका है, 52 वीक लो 400 का है। तो ये यहाँ से हमें किसी भी स्टॉक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और ये पूरा निफ्टी 50 की बात करें तो इसमें हमें निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। अब हमें किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में डिटेल में बात करनी है तो हम उस पर क्लिक करेंगे, इसका एक सेपरेट विंडो में पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। सन फार्मा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की है। जनरली इसका एक स्क्रिप्ट कोड होता है जो आपके एक्सचेंज पे मेंशन्ड होता है कि इस स्क्रिप्ट कोड से आप उसको सर्च कर सकते हैं। सेक्टोरियल इंडेक्स मतलब क्योंकि ये फार्मा का स्टॉक्स है, एक पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग करने वाला का स्टॉक चेंज होता है, वो सेक्टोरियल इंडेक्स भी बनाता है। अभी हम लोग सारे इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। तो सेक्टोरियल इंडेक्स का मतलब होता है डिफरेंट सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाला इंडेक्स। फार्मा इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाला जो इंडेक्स है वो है निफ्टी फार्मा। बैंकिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाला जो सेक्टोरियल इंडेक्स है वो है बैंक निफ्टी। रियल एस्टेट इंफ्रा में भी सेक्टोरियल इंडेक्स होता है, कंज्यूमर गुड्स का सेक्टोरियल इंडेक्स होता है। हर एक सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाले डिफरेंट सेक्टोरियल इंडेक्स होते हैं, उसको अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर शेयर के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज कितनी क्वांटिटी, 25 जून का डेटा दिखा रहा है, कितनी क्वांटिटी आज ट्रेड हुई, 25 लाख शेयर ट्रेड हुए इसके, 10 लाख शेयर्स की डिलीवरी गई। तो जितना परसेंटेज टर्म्स में 42% शेयर्स की डिलीवरी ट्रेड हुई है। किसी ने डिलीवरी बेची होगी, किसी ने डिलीवरी परचेज करी होगी। और क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन दी होती है, ये तो ट्रेड इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद प्री ओपन मार्केट, इससे हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। इंट्राडे चार्ट पे क्लिक, अब इसका चार्ट आ गया आज का इंट्राडे चार्ट। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमें इंट्राडे चार्ट से कोई खास मतलब नहीं है, हमें चाहिए होता है इसका लॉन्ग टर्म चार्ट। तो वो अभी हम टिकर टेप में एक बार देखेंगे, उसमें अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में आपको एनुअल रिपोर्ट, बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कॉर्पोरेट एक्शंस, जो भी होगा यहाँ पे सारा आपको इन्फॉर्मेशन, कॉर्पोरेट एक्शंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाएंगी। तो जो बहुत ज़्यादा गहराई से शेयर्स को वॉच करते हैं तो वो इस पे भी नज़र रखते हैं कि क्या कॉर्पोरेट एक्शंस हो रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब इस शेयर का हिस्टोरिकल डेटा, यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा से ज़्यादा अच्छा है कि हम टिकर टेप में जाके उसका पूरा ग्राफ देखें। तो अभी हम लोग वहाँ पर जाके इसका ग्राफ देखेंगे। आइए टिकर टेप में चलते हैं, उसमें प्रॉपर तरीके से सारा दिया होगा। ये आपका टिकर टेप वेबसाइट आ गई। यहाँ पे हम डालेंगे लेट अस अज्यूम सन फार्मा। साइट का थीम है वो बहुत सिंपल है। आपको 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर और मैक्सिमम मतलब जब से इनका पास डेटा अवेलेबल होगा या जब से शेयर लिस्ट हुआ होगा तब से पूरी इन्फॉर्मेशन ये आपको दे देंगे। तो ये आज का पर्टिकुलर डे का चार्ट है। फिर 1 वीक का चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ से, ये 1 वीक का चार्ट है। 1 मंथ का चार्ट आप देख सकते हैं, 1 ईयर का चार्ट देख सकते हैं। एटलीस्ट हम जो चार्ट देखते हैं वो एटलीस्ट 1 ईयर का देखते हैं, क्योंकि 1 ईयर का चार्ट जब हम देखते हैं तो हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब देखिए 1 ईयर का जब हमने चार्ट ओपन किया तो हमें पता चला कि अभी 1 साल में इस शेयर का नेट में जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ था। और इसका जो रिसेंट हाई था, यहाँ पे आपको दिखाएगा रिसेंट हाई 721, और इसका जो लो था वो 452 है, यहाँ पे लगा होगा। 29 अक्टूबर को 452 के आसपास ही आया था शेयर। तो आपको इस पर्टिकुलर ग्राफ में डेट भी पता चल जाएगी कि किस डेट को उसने लो लगाया, किस डेट में हाई बना है। ठीक है, डेट के हिसाब से ये अपडेट होता है और अभी क्या रेट चल रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पिछले 1 साल में इसकी इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस थी, और इसके बेस पे हम उसके बाइंग डिसीजंस, या अगर हमारे स्टॉक में है हमें होल्ड करना है या हम उसको शॉर्ट करना है और हमें एवरेज आउट करना है, जो भी सारे डिसीजंस हैं हम इन्हीं के बेसिस पे ले सकते हैं। 5 ईयर का ग्राफ देख लेते हैं एक बार। 5 ईयर ग्राफ देखिए, आपको
1 ईयर के ग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन मिली तो उससे ये पता चल रहा है शेयर बड़ा अच्छा है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। आप लोग मुझे बताइएगा ये 1 ईयर का जो ग्राफ है इसके बेसिस पे आप क्या कह सकते हैं इस कंपनी के बारे में? लगातार अप ट्रेंड में जा रही है, तो इस शेयर पे स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, खरीदना चाहिए। इवन अच्छा परफॉर्म कर रही है, बढ़ रहा है रेट इसका, फिर कैसे करना है? मतलब अगर हमें किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बाई करना है तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास? तो देखिए, अगर हम सिर्फ ग्राफ के बेसिस पे कोई डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, प्रायः ये होगा कि हमें धोखा लग जाएगा। अब देखिए, क्योंकि ये हम लोग सिर्फ इसका प्राइस ग्राफ देख रहे हैं, टाइम के साथ प्राइस क्या चेंज हो रहा है। अब हम इसको अगर 5 ईयर का ग्राफ देखेंगे तो हमें एकदम डिफरेंट पिक्चर देखने को मिलेगी। ये इसका 5 ईयर का ग्राफ है। अब देखिए, 5 ईयर के ग्राफ में जो हाई है 854 का है, और ये 854 का जो हाई है वो है 2016 का। आज से 4-5 साल पहले ये स्टॉक हाई पे था, और उसके बाद ये लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और यहाँ पे आके इसने लो लगाया है 312 रुपीज़ का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 312 का लो है, और उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो हमने यहाँ से इतना पोर्शन ही खाली देखा। ये 1 साल का इसकी परफॉर्मेंस देखी है तो हमें इसने बहुत छोटी पिक्चर दिखाई दी है। मैक्सिमम चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। 2000 से लेके 2021 तक का पूरा चार्ट आ गया, यानी 21 सालों का परफॉर्मेंस। तो अगर 21 साल में हम लोग सिर्फ यहाँ तक का ग्राफ लें, यानी कि अप्रॉक्स 2015 तक का, क्योंकि जो 2016 में जो रेट है वो भी नीचे थे इसका, क्योंकि 2015 तक में जो हाई लगा है वो 1200 का हाई है, यानी कि वो 2015 में टच किया है इसने। 15 सालों तक लगातार इस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सन 2000 से लेके 2015 तक लगातार एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दी। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो देखिए शानदार परफॉर्मेंस, धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया, और एक्सपोनेंशियल का यानी e⁻x का जो कर्व होता है, आपने अगर मैथमेटिक्स में e⁻x का ग्राफ ड्रॉ किया होगा तो ये ग्राफ जो है लगभग e⁻x का ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल्स को कहते हैं जे कर्व बना रहा है। लेकिन 2015 के बाद से इस पर्टिकुलर स्टॉक में डाउन ट्रेंड चालू हो गया, और ये चलता रहा अभी लॉकडाउन तक, पिछली साल तक। उसके बाद से थोड़ा थोड़ा इसकी परफॉर्मेंस में सुधार आया है। अभी लगभग 6-8 महीनों में, 1 साल के अंदर कुछ परफॉर्मेंस में सुधार आया है, फिर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन अभी भी अपने हाई से बहुत दूर है। इसलिए अगर हम किसी भी स्टॉक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें उसका 1 ईयर का, 1 मंथ का, 5 ईयर का और मैक्सिमम सारे ग्राफ देखने चाहिए, तो हमें उसके बारे में ओवरऑल पिक्चर के बारे में पता चलता है। अब जैसे कुछ बैंक का हम लोग पी रेशियो चेक करते हैं खुद ही, फिर आप बताइएगा कि वैल्यूएशन वाइज कौन ज़्यादा अच्छा है। जैसे PNB का ही लेते हैं। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक का जो प्राइस है 42 चल रहा है, इसका पी रेशियो है 22। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका 79 का प्राइस है, इसका पी रेशियो है 12.9, तो 13 मान सकते हैं आप। कोटक बैंक, इसका पी है 34। HDFC, इसका पी रेशियो है 26। अब मुझे ये बताइए कि ये अलग अलग बैंकों का आपने पी रेशियो देखा, सबसे ज़्यादा पी किसका है? कोटक महिंद्रा बैंक का। सबसे कम किसका है? BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके बेसिस पे हमें क्या पता चल रहा है कि कौन सा शेयर सबसे महंगा है, कौन सा शेयर सबसे सस्ता है? आपसे पूछा जाए तो आप बता पाएंगे क्या? पी रेशियो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। तो अगर किसी का अर्निंग ज़्यादा है और मार्केट प्राइस भी ज़्यादा है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो वो ओवरऑल पी रेशियो को कम कर देगा। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर किसी का मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता है। मतलब हमें सिर्फ पी रेशियो से ये पता चलता है कि किसी की वैल्यूएशन सस्ती है कि महंगी है, लेकिन खाली पी रेशियो के बेस पे क्या हम कमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि वैल्यूएशन सस्ती है कि महंगी है? हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं फ़िलहाल। अभी आप लोगों को जो आपने 4-5 बैंकों का डेटा देखा, इसमें सबसे सस्ता पी है बैंक ऑफ बड़ौदा का, सबसे महंगा बैंक है। तो इससे क्या आपको ये पता चल रहा है कि कोटक बैंक महंगा है तो अब नहीं लेना चाहिए, और बैंक ऑफ बड़ौदा सस्ता है तो ले लेना चाहिए? ऐसा कुछ है क्या? पी रेशियो तो यही बताता है कि अगर किसी का पी महंगा है तो मतलब उसकी वैल्यूएशन महंगी है। ये तो बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, मतलब इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का पी ज़्यादा है दैट मीन्स कि उसकी वैल्यूएशन हाई है। एक मैं आपको बहुत बड़ी स्टोरी बताने जा रहा हूँ। ये रिसर्च हुआ था आज से काफ़ी पहले, और ये रिसर्च कई बार पब्लिश भी हो चुका है। एक किंडरगार्टन के बच्चों का पोर्टफोलियो बनाया गया, छोटे बच्चे, 2 टीम बनाई गई। एक टीम में थे किंडरगार्टन के बच्चे, मतलब छोटे छोटे बच्चे थे सब, कोई फर्स्ट में पढ़ता था, कोई KG में, कोई प्रेप में, ऐसी कुछ क्लास होती होंगी उनकी, उसी में वो पढ़ते थे बेसिक में, बहुत छोटे बच्चे। कुछ उसमें बड़े भी थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक के। दूसरी टीम कौन थी? दूसरी तरफ थे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एनालिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स,
कॉर्पोरेट के दिग्गज, 2 टीम बनी। दोनों टीम से बोला गया आप अपने अपने स्टॉक पिक करिए। सारे जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट एनालिस्ट थे उन्होंने सारे कैलकुलेशन लगाने शुरू किए, ये मैथमेटिक्स, वो फॉर्मूला, वो टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेंड लाइन, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ब्रेक डाउन, सब दुनिया के सारे मैथमेटिक्स लगा डाली। ने कुछ फाइन स्टॉक निकाले। दूसरी तरफ जो छोटे किंडरगार्टन के बच्चे थे वो अपनी टीचर की हेल्प ले रहे थे। उनको जैसे किसी को पसंद था कैडबरीज पसंद था, चॉकलेट पसंद है, तो उन्होंने कहा कैडबरीज का स्टॉक आता है, तो उसकी टीचर ने कहा हाँ आता है, आप खरीद सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है कैडबरीज खरीदेंगे। किसी को मैगी पसंद थी तो उसने नेस्ले का स्टॉक ले लिया। किसी को HUL के कुछ प्रोडक्ट पसंद थे, किसान जैम, टोमेटो केचप, टॉफी कैंडी के स्टॉक, आइसक्रीम के स्टॉक, मिल्क प्रोडक्ट के स्टॉक, इस तरह की जो बेसिक जो कंजम्पशन वाली चीजें होती, जितना उनको समझ था, उनको ज्यादा कुछ तो आता नहीं था। बार्बी डॉल, इस तरह के जो टॉयज बनाने वाली कंपनियां होती हैं अच्छी, वो उसके स्टॉक्स परचेज करें। इसको लंबे समय तक ट्रैक किया गया। पता चला किंडरगार्टन के बच्चों ने एनालिस्ट को हरा दिया। आपको विश्वास हुआ कि नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है? विश्वास हुआ कि नहीं हुआ ये पहले बताइए मुझे। अब आप ये सोच रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, तो फायदा क्या है फिर पढ़ाई करने का? एक्चुअली वरुण मल्होत्रा जी जो है वो बीटेक हैं, IIM एलुमनाई हैं, और फाइनेंस से उन्होंने IIM से MBA किया है और बहुत तगड़ी नॉलेज रखते हैं। वो फाइनेंस मार्केट पे और इन्वेस्टमेंट पे यही सब वो काम करते हैं। तो उनके पापा स्टॉक मार्केट का काम करते थे, तो उनके पापा ने स्टॉक मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए वरुण जी से पूछा कि ये बताओ भाई ये क्या चल रहा है, फेड का क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं। उन्होंने बता दिया फेड का ये स्टेप है, इंटरेस्ट रेट ये चल रहे हैं, इकनॉमी क्या चल रहा है, GDP क्या चल रहा है, फिर इन्फ्लेशन का क्या रेट चल रहा है, फिर गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी क्या है, फिर करंट अकाउंट डेफिसिट क्या चल रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या चल रहा है। सब कुछ जितनी इन्फॉर्मेशन वो मांगते गए उनको सब पता था, उन्होंने सब बता डाली। फिर आखिरी में पूछा ठीक डैड करना क्या ये तो बताइए। बोले यार कुछ कर नहीं सकते, बड़ी टफ सिचुएशन है, वेट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब आपके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि आप कंफ्यूज हो गए करें क्या। अब समझिए, स्टॉक पिकिंग इज एन आर्ट। पी रेशियो जो होता है उससे हमें बेसिक्स तो पता चलता है। अभी हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस को कोई नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए 2 तरह के एनालिसिस होते हैं। आज का जो क्लास है वो इंट्रोडक्टरी क्लास है एनालिसिस के ऊपर। 2 तरह के एनालिसिस होते हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है। टेक्निकल एनालिसिस इज फॉर ट्रेडिंग पर्पस, शॉर्ट टर्म पर्पस। फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आपको अगर स्टॉक को होल्ड करना है, लंबे समय की बेट लगानी है, तो लंबे समय के लिए आप फंडामेंटल पे काम। टेक्निकल होता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पूरा फ्रॉड है। मतलब बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान उसमें काम करते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके लाखों लाख रुपए महीने के सब्सक्रिप्शन होते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। वो क्या चीज दिखाता है आपको, जो चीज हो गई होती है उसका वो ग्राफ बना के दिखा देता है। प्रीवियस चीजें हुई होती हैं उसको वो पैटर्न के फॉर्म में शो करता है। मुझे फंडामेंटल पे भरोसा है और फंडामेंटल एनालिसिस आप करते हैं, और फंडामेंटल के बेस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं समझ के, लंबे समय में अच्छा पैसा बना सकते। हम लोग अभी इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे स्टॉक पिकिंग करनी है, डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। आज सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा बड़ी एनालिसिस नहीं हो सकती और ये कोई साइंस नहीं है। इसको लंबे समय तक जब आप प्रैक्टिस करेंगे स्टॉक पिकिंग, तब आपको ये आएगी। मतलब ये नहीं संभव है कि कोई आया, मतलब जनरली लोग क्या होते हैं 10 लाख 5 लाख 2 लाख रुपए लेके आते हैं और एकदम से स्टॉक मार्केट में कूद पड़ते हैं, तो कुछ पैसा बन जाता है। शुरुआत में जब भी वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको कुछ प्रॉफिट मिलता है, जब प्रॉफिट मिलता है तो और एग्रेसिव हो जाते हैं और एग्रेसिव होकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव कॉल लेने लगते हैं और अंत में सारे पैसे गंवा के मार्केट के बाहर हो जाते हैं। वो फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करने लगते हैं, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने लगते हैं, जबकि उनको कोई समझ नहीं होती है उसकी, और ये सब करने के बाद वो सारी पैसे गंवा के बाहर हो जाते हैं। तो हम लोग जो ये कोर्स कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इन्फॉर्मेशन भी लेनी है, आगे करियर भी बनाना है उस सेक्टर में, और अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को भी बचाना है, अपने पैसे को बचाना है, और लोगों को इन सब गलतियों से रोकना है। ये एक लॉन्ग टर्म का, धीरे धीरे आप, मतलब जिस तरह से एक पेंटर होता है ना, आप पहले दिन से
लियोनार्डो दा विंची नहीं बन सकते हैं, आप पहले दिन से ही एम एफ हुसैन नहीं बन सकते हैं। आपको एम एफ हुसैन या लियोनार्डो दा विंची बनने के लिए अगर आप मोनालिसा जैसी पेंटिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, धीरे धीरे समझना पड़ेगा। ये नहीं एकदम से गए मार्केट में कूदे और पैसे लगाए और खरीदे बेचे और पान वाले से टिप ले ली, चाय वाले से ले ली और हमने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि अभी तो बुल रन चल रहा है, इस समय बहुत सारे लोग नए मार्केट में आए हैं, लाखों नए डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं और जो लाखों डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं उन्होंने पैसे भी बनाए हैं, नो डाउट। जिन लोगों ने भी इधर इन्वेस्टमेंट किया है वो मुझे फोन कर करके बताते हैं मैंने इतने पैसे बनाए, मेरे उतने पैसे बनाए। कल ही मेरी SBI के ब्रांच मैनेजर से बात हो रही थी, वो उनका भी ट्रांसफर हो गया है, पहले वो कानपुर में थे, तो उन्होंने बताया उन्होंने लॉकडाउन के समय 10-15 लाख रुपए बना लिए ऑप्शन ट्रेडिंग करके। और उनको मैंने ही सजेस्ट किया था कि कैसे अकाउंट खोलना है, कौन से स्टॉक, उनको फार्मा स्टॉक मैंने तब सजेस्ट किए थे। बोले फार्मा में तो मोर देन 100% के रिटर्न्स आ गए और बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ, आपने अच्छा बताया था। और आपने जहाँ डीमेट अकाउंट कहा था मैंने ओपन किया था और मैंने फिर ये ट्रेडिंग करी, वो करी, इसमें इतने पैसे होंगे। तो अभी वो रॉबिनहुड है इस समय बीच में जो एक साल में लोग आए हैं उनको कहते हैं, मैं कहता हूँ अपनी भाषा में रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स। तो रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स आए हैं क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट किया इधर और जिसकी वजह से उनको पैसा बन गया। लेकिन अभी ये शुरुआत है, अगर वो लंबे समय तक मार्केट में रहेंगे और डिसिप्लिन से काम नहीं करेंगे तो जितना पैसा उन्होंने कमाया है वो तो गंवाएंगे, साथ में अपनी कैपिटल भी खो देंगे, क्योंकि यही होता है ट्रेडिंग में। ये कोर्स को करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, गैम्बलिंग ना करें। हम लोग PE रेशियो के बारे में सीख रहे थे। PE रेशियो से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा स्टॉक महंगा है, कौन सा सस्ता है, लेकिन हम इसके बेस पे बाइंग डिसीजन नहीं ले सकते हैं। क्यों बाइंग डिसीजन नहीं ले सकते हैं? क्योंकि उसके लिए फिर हमें चाहिए आर्ट और बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन और बहुत सारा एक्सपीरियंस। जैसे अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे या डेटा के हिसाब से देखेंगे तो आप पाएंगे कि एशियन पेंट का PE बहुत महंगा है, 92 के PE पे है। पंजाब नेशनल बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, SBI का, सेंट्रल बैंक का PE से कम है। उसके बेसिस पे तो ये कंक्लूजन निकलेगा कि हम सस्ते शेयर खरीद लें, क्योंकि सस्ती चीज़ खरीदेंगे तो लंबे समय में मुनाफा होगा। हमें सस्ती चीज़ ही खरीदनी होती है ताकि हम सस्ती चीज़ को महंगे दाम पे बेच पाए, महंगी चीज़ थोड़ी ना खरीदनी होती है स्टॉक मार्केट में। जनरली लोग क्या करेंगे कि अगर वो PE सीखेंगे तो सस्ता PE वाला शेयर खरीदेंगे। हमें सस्ता PE का वेट तो करना है, नो डाउट, हमें ये देखना है, लेकिन हमें क्या करना है, अच्छी कंपनी को सस्ते PE पे खरीदना है। पंजाब नेशनल बैंक का PE कम है तो उसको नहीं खरीदना है, सेंट्रल बैंक का अगर PE कम है तो उसको नहीं खरीदना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी और प्रॉब्लम भी हैं, उसमें NPA बहुत ज़्यादा है, उसमें और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। वो धीरे धीरे जब आप डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तब हमें आगे पता चलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि साइंस नहीं है, सिर्फ डेटा के बेसिस पे आप एकदम एग्जैक्ट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ये एक आर्ट है, तो आपको ये करते करते आएगी, और जितना आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे और जितना पेशेंस के साथ काम करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। एनालिस्ट वाली टीम क्यों हार गई, बच्चे क्यों जीत गए? क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को पिक किया जो कंजम्पशन ओरिएंटेड थी और जिनकी लगातार लॉन्ग टर्म में डिमांड बनी रही। उन्होंने PE क्या चल रहा है, टेक्निकल चार्ट पे क्या पैटर्न चल रहे हैं, उसका RSI क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है, इस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया। उन्होंने जो कॉमन सेंस के बेस पे जो डिसीजन लिए, वो डिसीजन इसलिए सही हो गए क्योंकि मैगी पिछले 10 सालों से कंज्यूम हो रही है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई पेस्टिसाइड इस तरह की चीज़ें नहीं हुई, तो वो अगले बहुत लंबे समय तक कंज्यूम होती जाएगी। नेस्ले की कॉफ़ी हम लोग बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आगे भी इस्तेमाल होगी। टाटा की टी हम लोग बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल होती रहेगी। बेबी फूड प्रोडक्ट्स, किटकैट चॉकलेट, कैडबरीज चॉकलेट, 5 स्टार, ये सब बहुत लंबे समय से इस्तेमाल हो रही है और ये खत्म नहीं होगा इसका कंजम्पशन। बच्चे जो टॉयज हैं अच्छी अच्छी कंपनियों के वो खरीदते हैं, वो खरीदते रहेंगे। पार्ले है, फ्रूटी का कंजम्पशन है, एपीफीज का कंजम्पशन है। तो ये जो कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं, ITC के स्टॉक्स हैं, HUL के स्टॉक्स हैं, किसान जैम हो गया, टोमेटो केचप हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें लगातार कंज्यूम होती रहेंगी। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बनेगी और जैसे जैसे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे ब्रिटानिया और HUL, ITC, नेस्ले, डाबर, इन सब के स्टॉक्स की कंजम्पशन और बढ़ेगी, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ों की काम बढ़ेगा। हमें एक बात सबसे पहले देखनी है कि अगर हमें कोई कंपनी पिक करनी है
इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो हम ये मान के चलें कि अगले 10 साल तक मार्केट बंद रहेगी। ये वॉरेन बफेट साहब ने बताया है कि अगर आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं तो ये मान के खरीदिए कि अगले 10 साल जो है मार्केट आपकी बंद होने वाली है, तब आप कौन सा शेयर परचेज करना चाहेंगे। तो अगर 10 साल के लिए मार्केट बंद होने वाली है तो मुझे नेस्ले खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कि 10 साल बाद भी लोग टेस्ट नहीं छोड़ेंगे। कॉफ़ी का टेस्ट जो उनको लग गया है, जो उसके लैक्टोजिन है, जो सेरेलैक है, जो उसकी किटकैट है, जो उसका मैगी है, ये सब लगातार कंज्यूम होता ही रहेगा। मुझे पता है कि HUL, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जिलेट, अब लोग शेविंग करना नहीं बंद करेंगे, ठीक है, शेविंग तो करेंगे ही करेंगे, तो जिलेट चलेगा। डाबर, यूनिलीवर, ITC, इनके प्रोडक्ट्स हमेशा चलते ही रहेंगे। इसलिए ये कंपनियां ऐसी हैं जो डिफेंसिव सेक्टर, इसलिए FMCG सेक्टर जो है वो एक डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है। और मैं जब भी किसी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो बनाता हूं तो उसमें 20-25% कंजम्पशन थीम वाले स्टॉक जरूर रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये आपको ऑन एन एवरेज 15-18% का रिटर्न देते रहेंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वोलेटिलिटी इन द मार्केट। स्टॉक मार्केट में कितनी भी वोलेटिलिटी हो, मार्केट घटे बढ़े, लेकिन ये स्टॉक अपना आपको ऑन एन एवरेज लंबे समय में 15-18% का रिटर्न बना के देते रहेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ये सर है स्टॉक पी रेशियो और सेक्टर पी रेशियो में कोई फर्क? हाँ, होता है फर्क। सेक्टर का पी रेशियो भी होता है, स्टॉक का भी इंडिविजुअल का होता है। तो जनरली हम लोग जब परचेज करते हैं तो ये देख लेते हैं कि अगर सेक्टर का पी रेशियो कम है और स्टॉक का पी रेशियो ज़्यादा है, तो हमें ये पता चल जाता है कि सेक्टर के बाकी कंपनियों की कंपेरिजन में ये महंगी है। इससे ये पता चलता है खाली। लेकिन आपको उसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ये डिसीजन आप सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन पे नहीं ले सकते हैं। नया पैरामीटर टेस्ट करने जा रहे हैं। सेक्टर का पी देखिए 22 है एशियन पेंट में, और इसका पी है 93। तो इसको देख के तो आप डर जाओगे, कहोगे अरे यार सेक्टर का 22-23, इसका 93, तो मतलब बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए एशियन पेंट जनरली। और अगर आप उसका लॉन्ग टर्म में देखेंगे, पी देखेंगे, तो पहले 18, 19, 20 चलता था, 17, 18, 19, 20, और 22, 23, 25 का पी बहुत महंगा माना जाता था। लेकिन इधर बहुत लंबे समय से 27, 28 पे बना हुआ है। मतलब ये माना जाता था जो 25 के ऊपर चले तो आप अपना स्टॉक बेच दीजिए, माल बेच के बाहर हो जाइए। लेकिन अब वो थ्योरीज नहीं काम कर रही हैं। दूसरी चीज़, एक और पैरामीटर होता था मार्केट कैप टू GDP रेशियो। मतलब हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन GDP का साइज, वो अगर 100 मतलब 1:1 हो गया, मतलब जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना ही GDP, मतलब मार्केट फेयरली वैल्यूड हो गया। उसके ऊपर अगर चला गया मार्केट कैपिटलाइजेशन, आपकी GDP के ऊपर निकल गया, तो समझो कि एक्सपेंसिव हो रहा है। इस समय अमेरिका में बहुत ऊपर हो गया है। मेरे ख्याल से उनका मार्केट कैप जो है वो GDP से 100:150 या 200 के आसपास हो रहा होगा, 1.5 से 2 गुना ज़्यादा हो रहा है। फ्यूचर में क्या होता है कि जैसे इसमें क्या है, आप एक सिंगल शेयर भी परचेज कर सकते हैं कैश में आप एक सिंगल शेयर भी परचेज कर सकते हैं। बट फ्यूचर मार्केट में क्या होता है, लॉट बना दिया जाता है। अभी मार्केट में सेबी क्या करता है, रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जनरली फ्यूचर्स के जो लॉट बनाता है वो बड़े साइज़ के बनाता है, ताकि जो बड़े लोग हैं जिनके पास ज़्यादा मोटा पैसा है वही फ्यूचर ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट, वही फ्यूचर मार्केट में आ पाएँ। रिटेल इन्वेस्टर उतना मार्जिन ही ना पे कर पाए, इसलिए वो दूर रहे उससे, क्योंकि फ्यूचर में बहुत रिस्क होता है और छोटा इन्वेस्टर आएगा तो उसका पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो जनरली इसीलिए ये लोग 500 शेयर्स की लॉट, 250 शेयर्स की लॉट ऐसे करके रखते हैं। या फिर एक वो बना के रखते हैं कि ठीक है मुझे 5 लाख रुपए तक का सौदा रखना है, एक लॉट का साइज़ 5 लाख ही होना चाहिए। तो वो अलग अलग टाइम पे डिपेंड करता है, उन एक्सचेंज और सेबी जो है वो आपस में डिसीजन लेके लॉट साइज चेंज करते रहते हैं। पहले एक कॉन्ट्रैक्ट आता था मिनी निफ्टी, तो वो निफ्टी का आधा साइज़ का होता था, छोटा साइज़ का होता था, 20 की लॉट होती थी उसमें, निफ्टी की 50 की लॉट होती थी। बट लेकिन वो बंद कर दिया। बंद क्यों कर दिया? क्योंकि जितने भी छोटे इन्वेस्टर होते थे मिनी निफ्टी में वो ट्रेडिंग करते थे और अपने पैसे ख़त्म कर लेते थे, हाथ जला लेते थे। तो ये लॉट साइज़ जो है वो सेबी एक्सचेंज सब डिसाइड करते हैं, उससे कोई खास मतलब नहीं है। और वो डेरिवेटिव में आप पढ़ेंगे उसके बारे में। हाँ, तो हम लोग मार्केट कैप टू GDP रेशियो के बारे में बात कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लेते हैं एक बार। मार्केट कैप टू GDP रेशियो, इंडियन मार्केट कैप GDP रेशियो 100% पे आ गया, 13 साल के हाई पे आ गया। ये 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आया था, तब वो 150% के आसपास था। के बाद से लेके ये जनरली ये हाईएस्ट है मार्केट कैप टू GDP रेशियो। बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल आया है, 2008 के बाद ये हाईएस्ट है। के बाद ये जनरली कम ही चल रहा था। पिछले साल लास्ट ईयर मार्च में इसने 11 ईयर के लो को हिट किया था, तब मार्केट कैप टू GDP रेशियो हो गया था 56 पे।
मतलब कि हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था, स्टॉक मार्केट का कैपिटलाइजेशन जो था, अब पहले तो ये समझिए कि मार्केट कैप होता क्या है। मार्केट कैप से आप क्या समझ रहे हैं, ये मुझे बताइए। देखिए, मार्केट कैप का मतलब ये हुआ कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में जितनी लिस्टेड कंपनियां हैं, सबकी मार्केट कैप को अगर क्लब कर दें तो कितना टोटल अमाउंट आएगा। जैसे कि रिलायंस की हम लोग ने कल देखी थी, 13 लाख की मार्केट कैपिटलाइजेशन थी। टीसीएस की भी मोर देन 10 लाख की है। इन्फोसिस की 7 लाख करोड़ की है। तो ये सारी मार्केट का सभी स्टॉक्स की कैपिटलाइजेशन को अगर हम क्लब कर दें तो हमें टोटल मार्केट कैप मिल जाएगा स्टॉक मार्केट का। और इंडिया की जीडीपी का साइज, इंडिया की जीडीपी का क्या साइज है, अप्रॉक्स 3 ट्रिलियन 2.75, घटता पड़ता रहता है, डिपेंड करता है, तो 3 ट्रिलियन है। तो अगर इंडियन स्टॉक मार्केट 3 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगा, फॉर एग्जांपल 3.3 ट्रिलियन हो गया, तो हम क्या कहेंगे, मार्केट कैप टू जीडीपी कितना हो गया, 110%। अगर इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 ट्रिलियन डॉलर है और इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड सभी कंपनियों का, इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड सभी कंपनियों का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 3 ट्रिलियन डॉलर हो गया। मार्केट कैप 3 ट्रिलियन अपॉन जीडीपी 3 ट्रिलियन, तो यानी 1:1 का रेशियो बन जाएगा। यानी कि हम ये कहेंगे कि हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन जीडीपी के 100% पे आ गई, मतलब जितना वो है उतना ही वो भी है, 1:1 का रेशियो बन गया। अगर हमारी मार्केट कैप यानी कि सभी कंपनियों का कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन, जितनी भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियां हैं, सभी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्लब कर देंगे तो इंडिया की मार्केट ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल आएगी। तो अगर वो हमारी जीडीपी के साइज से 20% ज़्यादा है तो हम कहेंगे 120% हो गया रेशियो। अगर 10% ज़्यादा हो गई तो 110% हो गया। इस तरह से है ये मार्केट कैप टू जीडीपी जो है, वॉरेन बफेट साहब इस्तेमाल करते हैं, बाकी तो ये कोई इस्तेमाल ज़्यादा करता नहीं है। ये एक इंडिकेटर होता था कि अगर आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन, आसान भाषा में फिर से समझिए, मार्केट कैप टू जीडीपी वॉरेन बफेट साहब का फेवरेट इंडिकेटर था, जिससे वो ये पता लगाते थे कि कब इंडियन मार्केट जो है वो एक्सपेंसिव है और कब वो सस्ती है। मतलब आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो कब, उसकी वैल्यूएशन कब महंगी हुई है, कब सस्ती हुई है। तो अगर किसी कंट्री की ओवरऑल स्टॉक मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है उसकी जीडीपी से ज़्यादा हो रही है, अब आप ये सोचो कि जीडीपी जितना होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन उससे ज़्यादा कैसे हो सकती है। अब क्या होगा कि वो ओवर वैल्यूड हो गई है, ओवरबॉट जोन में चले गए शेयर। भाई आपका किसी देश में जितना जीडीपी है उसी के अंदर सब कुछ आ गया ना, जीडीपी से बाहर कैसे हो सकता है। तो किसी देश की मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर जीडीपी के बराबर है तो इट्स ओके, मतलब फेयरली वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन फेयर है। अगर किसी देश की स्टॉक मार्केट का ओवरऑल मार्केट कैप उस देश की जीडीपी से कम है, मान लो 50% ही है, तो बहुत अच्छा है, ये चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है। आपको क्या करना चाहिए उस समय, बाइंग करनी चाहिए, तुरंत हमें बाई करना चाहिए, ठीक है। और अगर मार्केट कैप टू जीडीपी 1:1 के ऊपर चला गया, मतलब कि आपकी मार्केट कैप 100 रुपये है, आपकी जीडीपी का साइज 100 रुपये का है, जीडीपी इंडिया की 100 रुपये की है, और आपका मार्केट कैप सारे शेयर्स का ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन मिला के 110 रुपये हो गया है, तो अब हम कहेंगे भाई ये महंगा होने लगा है, ठीक है। तो ये एक इंडिकेटर है, एक रेशियो है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वैल्यूएशन क्या चल रही है ओवरऑल इकॉनमी की और ओवरऑल स्टॉक मार्केट की। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि वो इंडियन मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडियन जीडीपी के बाहर निकल गया है। तो जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है, ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, माइक्रो और मैक्रो और माइक्रो। तो मार्केट कैप टू जीडीपी किस में आएगा, मैक्रो में आएगा कि माइक्रो में आएगा। मतलब ब्रॉडर व्यू दे रहा है आपको, इससे आप किसी स्टॉक को खरीदेंगे बेचेंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ये कौन, ये जो इंडिकेटर है ये कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, ये छोटे इन्वेस्टर इस्तेमाल करते हैं क्या, इसको इस्तेमाल कौन करता है, इसको इस्तेमाल करते हैं वॉरेन बफेट तरीके लोग। मतलब जब उनको किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना होता है, अगर उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, उनको जर्मनी में इन्वेस्ट करना है, उनको चाइना में इन्वेस्ट करना है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे भाई इस कंट्री का मार्केट कैप टू जीडीपी क्या चल रहा है।
और अगर मान लीजिए कोई अब एक टर्म आता है इमर्जिंग मार्केट। इमर्जिंग मार्केट समझते हैं? इमर्जिंग मार्केट क्या होता है? हाँ, तो उभरता हुआ मार्केट कौन से देशों को उभरता हुआ मार्केट कहते हैं? इमर्जिंग मार्केट में कौन से देश शामिल है? अफगानिस्तान नहीं, ये अफगानिस्तान में अगर आप स्टॉक लगाएंगे तो क्या होगा आपकी कंपनी का? कोई हम में से क्या अफगानिस्तान की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा? अभी आप लोग, अभी तो हम लोग तो देखो आप लोग सीख रहे हैं, लेकिन इतना तो सीख चुके होंगे ना, अफगानिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? तो अफगानिस्तान उभरता हुआ बाजार कैसे हो सकता है? मतलब उभरता हुआ बाजार का मतलब ये कि जो थोड़ी सेफ्टी भी हो, जहाँ पे पैसे बनने की संभावना हो, उसको कहते हैं इमर्जिंग मार्केट। मतलब ऐसे मार्केट जहाँ पे थोड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो जो ब्रिक्स कंट्रीज़ है, ब्रिक्स कंट्रीज, अब देखिए बांग्लादेश ने, ये ठीक है नो डाउट हमारे अभी उसमें उसको पार कर दिया है, पर कैपिटा इनकम को उसकी ज़्यादा हो गई है इंडिया से, लेकिन अभी अब मतलब वहाँ पे इतनी बड़ी कंपनियाँ नहीं है कि हम वहाँ पे इन्वेस्ट करके वो डूब जाएंगी, पता नहीं क्या होगा, हमें इतना रिस्क नहीं लेना है। इमर्जिंग मार्केट मतलब सिर्फ इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, रशिया, ब्राज़ील, जो बड़े देश हैं, मजबूत देश हैं, जहाँ थोड़ी स्टेबिलिटी भी है, जहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं। अब अफगानिस्तान में रोज़ वहाँ पे तालिबान और रोज़ यही सब हो रहा है, वहाँ नहीं कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है पाकिस्तान इमर्जिंग मार्केट हो, लेकिन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं अभी फ़िलहाल। चाइना में कर सकते हैं, चाइना में क्योंकि सिंगल पार्टी होती है, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, उनकी इकॉनमी भी अच्छा कर रही है, सब कुछ सही है। चाइना, इंडिया, रशिया। अब जापान क्या इमर्जिंग मार्केट है? जापान इमर्जिंग मार्केट नहीं है, जापान डेवलप कंट्री है, वो दुनिया की टॉप इकॉनमी था। ये जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो होता है, इसको जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो किसी कंट्री में एंट्री करनी है कि नहीं करनी है उसलिए इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलर शेयर खरीदने के लिए नहीं करते हैं। और ये छोटे इन्वेस्टर के लिए होता भी नहीं, इसीलिए आपको जल्दी मिलेगा भी नहीं। आपको ये जो टिकट टेप वगैरह है, ये मनी कंट्रोल, इसमें कहीं है आपको मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो नहीं मिलेगा। वो बड़ी चीज़ है और वो बड़े इन्वेस्टर इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है। ये एक बड़ा सिग्नल देता है कि मुझे अभी इन्वेस्टेड रहना है कि नहीं रहना। तो अभी फ़िलहाल मुझे ये जो लग रहा है, तो हमें नई इक्विटी शेयर इंडिया में नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है, ओवरबॉट जोन में चला गया है। मार्केट को चलाने वाले दो सबसे बड़े सेंटीमेंट्स कौन से हैं? मैंने आप लोगों को बताया था, ग्रीड एंड फियर है, ठीक है। तो इस समय लोग ग्रीडी हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि पिछले 1 साल से लगातार पैसा बन रहा है, जहाँ पे भी खरीदते हैं उसके ऊपर मिल जाता है, जहाँ पे भी खरीदते हैं उसके ऊपर मिल जाता है, तो लोग ग्रीडी हो रहे हैं। तो ग्रीड फैक्टर बढ़ रहा है और फियर ख़त्म हो गया है। और जब मार्केट में करेक्शन आया था, सेंसेक्स 27,000 के आसपास पहुंच गया था, तब उस पर कौन सा फैक्टर हावी था? तो होगा ना, उस समय डरे हुए थे, सब माल बेच रहे थे घबरा के, पता नहीं क्या होगा, सारी दुनिया मर जाएगी क्या, कोविड बहुत फैल जाएगा, कोई जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा। हम लोगों को घर में बंद होने के बाद घबराहट होने लगी थी, सब डरने लगे थे, लग रहा था पता नहीं जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, सब बहुत घबरा गए थे, इसलिए मार्केट बहुत नीचे चली गई थी बहुत तेज़ी से। लेकिन जब लोगों को समझ में आया कि भाई इसमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा नहीं है, 2-3% ही है, बीमार होते हैं रिकवर कर जाते हैं, जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं या बहुत बूढ़े हैं वो उनकी डेथ हो रही है। फर्स्ट वेव में ज़्यादा डेथ नहीं हुई थी, सेकंड वेव में ज़्यादा हुई हैं, तो लोगों को लगा नहीं इतना घबराने की बात नहीं है। इसके बाद से फिर मार्केट ने वापस रिकवर कर लिया। उस समय ग्रीड फैक्टर हावी था और उस समय फियर फैक्टर हावी था, इस समय ग्रीड हावी है। तो अगर स्टॉक मार्केट में आप पैसा बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 2 इमोशंस को कंट्रोल करना है, ग्रीड एंड फियर को। ग्रीडी तब होना है जब सब लोग फियरफुल हों, ये भी वॉरेन बफेट साहब ने मंत्र दिया था, यानी कि हमें खरीदने का कौन सा अच्छा टाइम था। फियरफुल हमें कब होना है? जब सब लोग ग्रीडी हो, यानी कि जब मार्केट में नीचे करेक्शन आया था 27,000 1 साल पहले, तब उस समय सबसे अच्छा टाइम था परचेज करने का। जब अब एक्सपेंसिव हो गया है तब सारे लोग ग्रीडी हो रहे हैं, तब आपको क्या करना है? फियरफुल हो जाना है। अब तो आपको उल्टा चलना है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो जब महंगा मार्केट होता है तब खरीदते हैं और जब सस्ता होता है तो बेचते हैं। इसीलिए मोर देन 90% लोग हमेशा स्टॉक मार्केट से लॉस खाते हैं और बाद में वो बुराई करते हैं कि मार्केट में नुकसान हो गया, लेकिन आप अपना बिहेवियर वो ठीक नहीं करते हैं। इसको कहते हैं बिहेवियरल फाइनेंस। तो बिहेवियरल फाइनेंस भी हम लोग पढ़ेंगे। बिहेवियरल फाइनेंस में यही पढ़ाया जाता है कि आपको तब ग्रीडी होना है जब सब फियरफुल हो, और आपको तब फियरफुल होना है जब सब ग्रीडी हो। तो यानी कि ये समय क्या है? ग्रीडी होने का समय नहीं है। अब आपको परचेज नहीं करना है, क्योंकि आपका मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो आपको रेड सिग्नल देने लगा है। हो सकता है वो 150 पे पहुंच जाए, हो सकता है 200 पे पहुंच जाए, लेकिन अब हमें फ्रेश बाइंग तो नहीं करनी है। स्टॉक स्पेसिफिक कर सकते हैं, जैसे हर्षित बता रहे थे, कोई अगर आपको अच्छा स्टॉक कोई सर्टेन
रीजंस की वजह से सस्ते रेट पे मिल गया तो आप खरीद सकते हैं, बट आपको ब्रॉडर मार्केट में बहुत ज़्यादा इंडेक्स बाइंग या बल्क बाइंग से बचना है। आपको इस समय अपने स्टॉक्स को खाली होल्ड करके रखना है, और ग्रेजुअली जब आपको लगने लगे कि बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है, मार्केट में बबल बनना है, तो धीरे धीरे अपने आप को, अपने स्टॉक्स को बेचना है, अपनी पोजीशन को हल्का करना है, लिक्विडिटी क्रिएट करनी है, और लिक्विड को वापस, जब वापस मार्केट में करेक्शन आएगा तो री इन्वेस्ट कर देना है। यूएई की बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि यूएई जो है वो ऑयल बेस्ड इकॉनमी है। 1 करोड़ हो सकती है सर। हाँ? या 50 लाख। आप तो बिल्कुल ऐसा लगा बता दिए कि गवर्नमेंट को भी नहीं पता होगा। ये लाखों करोड़ों है, मतलब पता नहीं है कितनी है, क्योंकि बहुत सारी लिस्टेड हैं, बहुत सारी रजिस्टर्ड हैं, बहुत सारी रजिस्टर्ड नहीं है। घर घर में कंपनी चल रही है, किसी की प्रोप्राइटरशिप चल रही है, किसी का कुछ है। प्रोप्राइटरशिप जरूरी थोड़ी ना है कि लिस्ट या रजिस्टर्ड हो। बहुत सारे प्रोप्राइटरशिप कंपनियां ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, लेकिन वो भी बिजनेस कर रही हैं। मतलब लाखों करोड़ों हो सकती हैं, 50 लाख या कितनी है पता नहीं, एक बार सर्च करिएगा गूगल में, ठीक है। बट मेरे ख्याल से डेटा नहीं अवेलेबल है उसका, गवर्नमेंट के पास भी नहीं होगा। तो लाखों करोड़ों कंपनियां हैं, जिसमें से 30 कंपनी 50 कंपनी क्या करोड़ों लाखों कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये बताइए मुझे पहले तो। ये एक तरीके का सैम्पलिंग मेथड है, मतलब जैसे कुछ ज़्यादा टॉप कंपनी थे तो उनको सर सैंपल करके अलग कर दिया, वैसा कुछ? नहीं, तो सैम्पलिंग से हम बैरोमीटर थोड़ी ना बना सकते हैं। मतलब बैरोमीटर बनाने के लिए तो फिर ये रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उसका। अगर हम ये कह रहे हैं ये इकोनॉमिकल बैरोमीटर है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर मतलब फिर उसका रिप्रेजेंटेशन तो होना ही चाहिए ना कहीं से। ऐसे कैसे बोलेंगे? देखिए ये है क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों कंपनियां, टोटल जितना भी काम हो रहा है इंडिया का, या जितना भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, उसमें से 70-80% कंपनियां, 70-80% कंट्रीब्यूशन खाली निफ्टी 50 की कंपनियां कर रही हैं, जो आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट भी यही कंपनियां दे रही हैं, मैक्सिमम कॉर्पोरेट टैक्स भी यही कंपनियां भर रही हैं, मैक्सिमम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी यही कंपनियां कर रही हैं। बाकी हैं हजारों लाखों कंपनियां, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जीडीपी में वो यही कंपनियां कर रही हैं। कैसे? रिलायंस अकेले की मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 लाख करोड़ है। अब हम थोड़ा सा एक बार फिर से मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडियाज़ टॉप 10 कंपनीज़, ये देखिए टॉप 5 कंपनी का ही निकाला है इन्होंने, बहुत इससे भी काम चल जाएगा हमारा। रिलायंस इंडस्ट्री का 14 लाख करोड़, टीसीएस का 11 लाख करोड़, एचडीएफसी का 8 लाख करोड़ अप्रॉक्स। एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी लिमिटेड का भी ऐसे ही होगा 6-7 लाख करोड़, इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। और एचडीएफसी इंश्योरेंस भी है, और एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है। तो सब मिला के जो है इसका जो वेट होगा वो 15-20% हो गया। तो मतलब टोटल स्टॉक मार्केट का 20% इसने कवर कर लिया, 12-15% रिलायंस ने कवर कर लिया, 10% टीसीएस ने कवर कर लिया। अगर आप टॉप 10 कंपनियों मिला के देखोगे तो टोटल जो स्टॉक मार्केट है उसका 65-70% वेटेज टॉप 10 कंपनियों से ही आ जाएगा। वो जो 50 कंपनियों में भी सिर्फ 8-10 कंपनियां ही ऐसी हैं जो 60-70% वेट रखती हैं। पूरे 50 कंपनियों का जितना भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें से 70% मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ टॉप 10 कंपनियों का है। तो पूरे हिंदुस्तान में जो कंपनियां बहुत छोटे छोटे साइज़ की हैं, मतलब 15 लाख करोड़ बहुत ह्यूज कैपिटलाइजेशन है। तो इसलिए जो 50 कंपनियां, टॉप की 30 कंपनियां या 50 कंपनियां हैं, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन और इनकी जो पहुंच है, इनका जो टर्नओवर है वो इतना ज़्यादा है कि बाकी सारी हिंदुस्तान की कंपनियां मिला के भी इनकी बराबरी आ पाती, मतलब बराबर भी नहीं आ पाती, आधे पे भी नहीं आ पाती। मतलब वो 30% तो ये 70%। तो इसलिए हम लोग ये मान लेते हैं कि ये हमारी इकॉनमी के रिप्रेजेंट कर रही हैं, मतलब ये हमारे इकॉनमी का बैरोमीटर हैं। ठीक है, फिर से एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। निफ्टी 50 की, सेंसेक्स 30 की जो कंपनियां हैं, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, इनका टर्नओवर, इनका कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में, जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा है। बहुत बड़े साइज़ की कंपनियां हैं ये। टोटल जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें 60-70% का कंट्रीब्यूशन इन्हीं कंपनियों का है। बाकी वो जो हज़ारों लाखों कंपनियां हैं उनका सब मिला के भी बहुत कम है, क्योंकि वो बहुत छोटे साइज़ की हैं। वो बिल्कुल स्टार्टअप्स हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं, छोटे छोटे
प्रोप्राइटरशिप हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, छोटी छोटी जॉइंट स्टॉक कंपनी है, लेकिन उनका साइज़ बहुत छोटा है, स्ट्रगल कर रही हैं। तो इसलिए हम ये मान लेते हैं कि ये जो कंपनियां हैं, यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स की जो परफॉर्मेंस है वो इंडिया की परफॉर्मेंस है। मुझे लगता है कि हम लोग फिर यहीं पे आज विराम देते हैं।